सो हेलो गाइज, वेलकम टू पनेशिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ सीडीएस एग्जाम के बारे में। कोई भी एस्पिरेंट जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना चाहता है और बहुत ज़्यादा उसका ड्रीम है इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना, तो एक बहुत ही अच्छी एंट्री है उनके लिए सीडीएस एंट्री, विच मीन्स कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं एंड एसएसबी इंटरव्यू को भी क्लियर करते हैं तो आप इंडियन मिलिट्री में, इंडियन एयरफोर्स में एंड इंडियन नेवी में सेलेक्ट होकर एक कमीशन्ड ऑफिसर लग सकते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल्ड फॉर्म में किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे और किस तरह से इंटरव्यू की सिलेक्शन होती है। तो सबसे पहले इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है, तो इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। सो जब आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आपको कौन कौन सी अकेडमीज में यहाँ पे एंट्री मिलती है, तो आपको एंट्री मिलती है यहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, IMA में, जो कि देहरादून में है। आपको एंट्री मिल सकती है यहाँ पे इंडियन नेवल अकेडमी में, जो कि इजमाला में है, केरला में। आपको एंट्री मिल सकती है इंडियन एयरफोर्स अकेडमी तेलंगाना में है जो, या फिर आप सिलेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी OTA में, जो कि चेन्नई में है। सो इस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम के जरिए दो तरह के जो ऑफिसर्स हैं उनको कमीशन किया जाता है, या तो परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स होते हैं या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं। एंड इस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की ये जो वीडियो है, हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एज क्राइटेरिया, गर्ल्स को इंडियन आर्म फोर्सेज में यहाँ पे इसके थ्रू भी यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, रूल्स फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम एंड कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ कमीशन थ्रू सीडीएस कौन कौन से कमीशन यहाँ पे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जरिए होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि परमानेंट कमीशन जो है आपको IMA में, AFA में, INA में मिलती है। हालांकि OTA में आपको यहाँ पे परमानेंट कमीशन नहीं मिलती है। और अगर हम बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन की, तो आपको OTA में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलती है और इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी एंड इंडियन नेवल अकेडमी में आपको यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन ना मिलकर आपको एक परमानेंट कमीशन ही मिलती है। और अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, AFA में और INA में नहीं अलाउड हैं। गर्ल्स अलाउड हैं OTA में, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में ही गर्ल्स अलाउड हैं। सो जो डिफरेंस यहाँ पे रहता है एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर का और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का, वो है इनके रिटायरमेंट की एज। तो एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर की जो रिटायरमेंट की एज है वो 54 ईयर्स तक होती है, और जो दूसरी साइड हम बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की रिटायरमेंट एज की, तो 10 साल की इनकी सर्विंग होती है। और डिपेंडिंग ऑन देयर सर्विसेज एंड इनकी क्वालिटीज की वजह से इनको 4 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकती है इसमें शॉर्ट सर्विस में, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का जो टेन्योर है वो 14 ईयर्स तक की सर्विस का एक्सटेंड करके 14 ईयर तक की सर्विस का हो सकता है। और परमानेंट कमीशन ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद पेंशन जरूर लगती है, यहाँ पे पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, बट एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को पेंशन नहीं लगती, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि आपकी कम से कम 20 साल की सर्विस होनी चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो पाएं पेंशन के लिए। तो एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जो है वो एक 14 साल की सर्विस के साथ 20 साल वाला क्राइटेरिया जो है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो उनको पेंशन जो है वो नहीं मिलती है यहाँ पे, बट परमानेंट कमीशन में जरूर मिलती है। पर अगर हम बात करें अदर सर्विसेज की, जैसे कैंटीन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, तो यहाँ पे परमानेंट और साथ ही साथ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर दोनों को ही यहाँ पे अदर सर्विसेज दोनों मिलती हैं, चाहे वो कैंटीन की सर्विसेज हो चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स हो। सो अगर हम बात करें वैकेंसीज के बारे में कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम के बाद जो वैकेंसीज है वो कौन सी अकेडमी में कितनी वैकेंसीज हैं, तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 100 वैकेंसीज होती हैं एंड इंडियन नेवल अकेडमी में 45 वैकेंसीज हैं, एयरफोर्स अकेडमी में 30 वैकेंसीज हैं। और अगर हम बात करें OTA में, जहां पे मेन एंड वुमेन दोनों ही हैं, तो यहाँ पे मेन के लिए 225 वैकेंसी है एंड यहाँ पे वुमेन के लिए 15 वैकेंसीज हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि IMA में, INA में और AFA में कोई भी वुमेन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, OTA में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर वाले सभी ये जो IMA है, INA है एंड AFA है, यहाँ पे बस वैकेंसीज है वो मेन के लिए ही है, 100, 45, 30। और बात करें OTA की, तो यहाँ पे 225 मेन के लिए एंड 15 जो है वुमेन के लिए हैं। और टोटल अगर हम मिलाएं सभी को तो यहाँ पे 1415 वैकेंसीज हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैकेंसीज यहाँ पे निकल जाती हैं, कम ज्यादा भी यहाँ पे वैकेंसीज हो सकती हैं। सो अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो आपको यहाँ पे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम में यहाँ पे रिजर्वेशन मिलती है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है और आप CDS क्लियर कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे IMA में 13 सीट्स, INA में 6 सीट्स एंड AFA में 3 सीट्स जो है अप्रॉक्सीमेटली इतनी सीट्स का यहाँ पे कोटा होता है एक C सर्टिफिकेट होल्डर के पास, जिसके पास NCC का C सर्टिफिकेट है A ग्रेड में।
सो अगर हम एग्जाम की बात करें, सीडीएस एग्जाम कब कब कंडक्ट करवाया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चांसेस होते हैं सीडीएस के, तो सीडीएस 1 एंड सीडीएस 2। तो अगर हम बात करें नोटिफिकेशन फॉर्म की, तो सीडीएस 1 का जो फॉर्म है वो नवंबर, अप्रॉक्सीमेटली नवंबर के महीने में यहाँ पे रिलीज हो जाती है इसकी नोटिफिकेशन। और अगर हम बात करें सीडीएस 2 की, तो वो आपको जून के इर्द गिर्द यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती है। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो आपकी सीडीएस 1 का जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी 15 के बाद जो है आपको रिलीज यहाँ पे मिल जाता है। एंड सीडीएस 2 का जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 3 हफ्ते पहले आपको मिलता है, प्रायर टू एग्जाम्स 3 वीक्स बिफोर द एग्जाम। एंड अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, तो सीडीएस 1 का जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी में कंडक्ट करवाया जाता है, और सीडीएस 2 का जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर से लेके अक्टूबर के मंथ के बीच में यहाँ पे करवाया, दोनों किसी भी मंथ में यहाँ पे एग्जाम हो सकता है आपका। एंड रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो सीडीएस 1 का जो रिजल्ट है वो अप्रैल में डिक्लेयर किया जाता है, और सीडीएस 2 का जो रिजल्ट है वो नवंबर में डिक्लेयर किया जाता है। एंड उसके बाद जो सीडीएस का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर होने के बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी जो एक 5 दिन का एक पूरा आपका इंटरव्यू का सेशन होता है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस है इसका। तो एसएसबी के लिए आपको सीडीएस 1 अगर आप क्लियर कर जाते हैं, जो आपने नवंबर में नोटिफिकेशन फिल की हो, एंड फरवरी में आपका एग्जाम डेट एंड अप्रैल में आपका रिजल्ट आ चुका है, एंड यू आर सिलेक्टेड एंड यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द एसएसबी, तो आपको जून और जुलाई के महीने में बुलाया जाता है आपको यहाँ पे आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। और बात करें ओटीए, तो ओटीए के लिए आपको यहाँ पे अक्टूबर में बुलाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं सीडीएस 2 की, तो सीडीएस 2 के लिए आपको यहाँ पे, अगर आप सीडीएस 2 का एग्जाम जो आपने जून में फिल किया था, सितंबर में आपका एग्जाम था और नवंबर में आपका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है सीडीएस 2 के लिए, तो आपको जनवरी या फरवरी में यहाँ पे एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए, और दूसरी तरफ ओटीए के लिए यहाँ पे आपको अप्रैल में बुलाया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल के लिए। तो आपके जो मेडिकल है वो एसएसबी के बाद ही साथ में करवा लिया जाता है, चाहे वो आपका सीडीएस 1 हो चाहे सीडीएस 2 हो। तो दोनों ही ऑप्शंस में, सीडीएस 1 हो चाहे सीडीएस 2 हो, तो दोनों में ही आपकी एसएसबी कंप्लीट होने के बाद ही आपका मेडिकल ले लिया जाता है। देन हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। तो सीडीएस 1 का जिसका आपका जून जुलाई में आपका एसएसबी कंडक्ट हुआ था, तो उसका नवंबर मंथ में, अगर आप एसएसबी 5 दिन की क्लियर कर जाते हैं तो नवंबर मंथ में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। और सीडीएस 2 का जो रिजल्ट है, आपको अगर आप क्लियर कर जाते हैं सीडीएस 2 का जो आपका एसएसबी का इंटरव्यू है जैन फरवरी में, उसको आप क्लियर कर जाते हैं, मेडिकली भी उसको क्लियर कर जाते हैं, तो मई के महीने में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। और ओटीए का आपको जनवरी में मिलता है सीडीएस 1 का, और ओटीए सीडीएस 2 का आपको अगस्त में इसका रिजल्ट मिलता है। एंड बात करें ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग जो है वो जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाती है सीडीएस 1 की, और ओटीए की अप्रैल में होती है। एंड सीडीएस 2 की ज्वाइनिंग जो है वो जुलाई में होती है, और ओटीए की अक्टूबर में होती है। तो यहाँ पे दोनों ही सिलेक्शन में आपको कम से कम 9 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जाती है हर एक एकेडमी से। तो अगर हम बात करें कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम की, तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे एग्जाम होता है, हिंदी में और इंग्लिश में भी है। और एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि इंग्लिश का एग्जाम आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। एंड मोड ऑफ एग्जाम जो है वो ऑफलाइन एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। एंड बिल्कुल ही आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड में ही ये एग्जाम देना होता है। तो चलिए बात करते हैं सीडीएस के एग्जाम के सेक्शन की, या फिर पेपर सीडीएस का किस तरह से यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस है आपके पास मेन, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। ये हर एक पेपर जो है आपका ये 2 आवर की ड्यूरेशन में एग्जाम करवाया जाता है। सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर लिया जाता है, देन आपका जनरल नॉलेज का पेपर, देन आपका मैथमेटिक्स का। इंग्लिश के लिए 2 घंटे का आपका पेपर है, उसके बाद में आपको बीच में ब्रेक दी जाती है 1 आवर की। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज का एग्जाम होता है 2 घंटे का, एंड उसके बाद आपका 1 आवर के ब्रेक के बाद मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है। सो ओटीए के लिए अगर आप पहले प्रेफर कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज में ही आपको यहाँ पे कट ऑफ अचीव करनी है। पर अगर आप आईएमए, एएफए एंड आईएनए को टारगेट कर रहे हैं तो आपको तीनों में ही यहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा, और तीनों में ही यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। सो इंग्लिश की बात करें तो आपको यहाँ पे 9 बजे से लेके 11 बजे तक आपका पहला पेपर जो इंग्लिश का है वो कंडक्ट करवा लिया जाता है, और 11 से लेके 12 तक यहाँ पे बीच में 1 घंटे की ब्रेक होती है, जहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो प्राइमेसिस के बीच में ही रहेंगी, किसी इंस्टीट्यूट के कॉलेज जहाँ पे भी इसको कंडक्ट करवाया गया है वहीं में ही यहाँ पे कैंडिडेट्स रहेंगे उस टाइम तक। एंड उसके बाद 12 से लेके 2 बजे तक आपका दूसरा एग्जाम जो है जनरल नॉलेज का, उसको कंडक्ट करवाया जाता है। फिर 2 से लेके 3 बजे तक आपको 1 आवर की अगेन एक ब्रेक होती है, एंड उसके बाद 3 से लेके 5 बजे तक आपका लास्ट जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप आईएमए, एएफए एंड आईएनए को टारगेट कर रहे हैं तो आपको तीनों ही एग्जाम देने ये बिल्कुल अनिवार्य होंगे, बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं।
और इसके बिना आप यहाँ पे IMA, AFA एंड INA के लिए यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए आपको तीनों एग्जाम देने पड़ेंगे। और अगर आप OTA टारगेट कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज ही बहुत सफिशिएंट है, आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स देना जरूरी नहीं है। सो अगर हम बात करें CDS एग्जाम के इंग्लिश के सिलेबस की, तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको बेसिकली यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस रखे जाते हैं वो टारगेट करते हैं कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग की कि उसको इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कितनी नॉलेज है। और यहाँ पे हर एक जो क्वेश्चन है वो इसी तरफ को टारगेट करता है कि वो समझना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है उसको कितनी ज्यादा नॉलेज है इंग्लिश के बारे में और कितनी उसको समझ है इस भाषा के बारे में। तो यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल, स्पॉटिंग द एरर एंड क्लोज टेस्ट, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में, जो आपका 2 घंटे का एग्जाम है। एंड 1 घंटे की ब्रेक के बाद फिर आपके साथ जो जीके का एग्जाम है वो आपसे लिया जाता है। सो जीके के सेक्शन में आपको यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन नेवी एंड मिलिट्री के बारे में करंट अफेयर्स एंड डिटेल उनके बारे में हिस्ट्री भी, रिलीजियंस, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इवेंट्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए जनरल नॉलेज के बारे में। जनरल नॉलेज जो पार्ट है बहुत ही अच्छी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के रिलेटेड भी बहुत अच्छे UPSC लेवल के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर बीते 1 साल के करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक करंट अफेयर की डिटेल में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो आपको डिटेल्ड नॉलेज बहुत ज्यादा होनी जरूरी है यहाँ पे अगर आप CDS के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के बारे में अच्छी तरह से करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने होंगे यहाँ पे बीते 1 साल के, और एक डिटेल्ड फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, नेवी और मिलिट्री की हिस्ट्री के बारे में, हमारे जितने भी नए नए हमारे मिसाइल सिस्टम हैं, हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारी मशीनरी है, हमारे DRDO है, उनके सभी के बारे में नॉलेज, आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर के साथ साथ। तो जीके का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट भी है यहाँ पे। सो जीके के एग्जाम के बाद जो 2 घंटे जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, उसके बाद आपको 1 घंटे की ब्रेक दी जाती है एंड फिर आप यहाँ पे अपीयर होते हैं लास्ट एग्जाम, जो कि आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का है। सो जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो 10th लेवल की मैथमेटिक्स आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। यहाँ पे अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे हैं। इन पार्ट से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपकी मैथमेटिक्स भी यहाँ पे स्ट्रांग होनी है। 10th लेवल की मैथमेटिक्स है, इजी मैथ्स होती है। सो अच्छे जो यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 2 घंटे के एग्जाम जो है आपका, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये भी 2 घंटे की ड्यूरेशन का है। तो ये भी जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपने यहाँ पे तीनों एग्जाम अब तक दे चुके हैं। तो ये आपका लास्ट पार्ट है यहाँ पे एग्जाम का। तो CDS का लास्ट पार्ट है मैथमेटिक्स, जब आप AFA, IMA और INA के लिए आप अपीयर हो रहे हो। तो अगर आप OTA के लिए अपीयर कर रहे हैं तो आप फर्स्ट इंग्लिश और GK देने के बाद आप घर जा सकते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे कट ऑफ की, तो AFA के लिए कट ऑफ आपको 300 में से, क्योंकि हर एक एग्जाम जो है जो आपको कंडक्ट करवाया गया इंग्लिश, GK एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, वो हर एक एग्जाम 100 नंबर का है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे AFA में अपीयर होना है, AFA के लिए आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आपको कम से कम 125 नंबर लेने होंगे 300 में से, और INA के लिए आपको 110 नंबर लेने होंगे 300 में से, जो कट ऑफ बहुत ही मिनिमम एक अच्छी कट ऑफ है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये सभी जो AFA है, IMA है, INA है, यहाँ पे आपको तीनों एग्जाम देने होते हैं, तभी आपको 300 में से ये कट ऑफ लेनी पड़ती है। पर अगर हम बात करें OTA की, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की, तो यहाँ पे आपको बस इंग्लिश और GK में से ये कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आपको 200 में से कम 80 नंबर यहाँ पे लेके आने ही पड़ेंगे। सो अगर हम बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, तो हाँ जी, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है। तो आपको पेपर वाइज कट ऑफ जो है इंग्लिश में, GK में और मैथमेटिक्स में कम से कम 20% नंबर हर एक सेक्शन में यहाँ पे लेने ही होते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सो अगर आप IMA में और OTA में अपीयर कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन आपकी जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन जो है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। पर अगर आप AFA के लिए यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम में, बट साथ ही साथ आपको यहाँ पे 10th और +2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने 10th और +2 में फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं की है तो आप यहाँ पे AFA के लिए अपीयर नहीं हो सकते। और अगर हम बात करें INA की, तो यहाँ पे INA के लिए आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पे साथ ही साथ कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर CDS एग्जाम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है ग्रेजुएशन का, और अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हैं तो आप यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं CDS एग्जाम के लिए। सो हम बात करें अगर एज क्राइटेरिया की, तो 18 से लेकर 23 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए जब आप इस एग्जाम को अप्लाई करते हैं, और जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी 19 से लेकर 24 साल तक की उम्र होनी चाहिए।
अगर हम बात करें AFA की, तो AFA के लिए आपकी जो अप्लाइंग एज है वो 19 से लेके 23 तक चाहिए, और जब आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपकी एज 20 से लेके 24 ईयर तक की होनी ही चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पे। 2 ईयर एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन दी जाती है अगर आपके पास एक वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो आपको इशू किया गया है बाय DGCA। अगर आप AFA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 साल की जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर आपके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, आपके पास DGA के द्वारा दिया गया। तो हम बात करें OTA की, तो OTA में आपको बोथ यहाँ पे वुमेन और मैन दोनों को यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पे वाइल अप्लाइंग आपकी एज जो है 18 से 24 साल तक की होनी चाहिए, और जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी एज 19 से लेके 25 साल तक की होनी ही चाहिए। सो अगर हम बात करें यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की, तो यहाँ पे आपको अनमैरिड ही यहाँ पे आप होने चाहिए। आप किसी भी एकेडमी में जाते हैं तो आपको यहाँ पे अनमैरिड होना जरूरी है, पर एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे साथ ही साथ। अगर आप एक AFA के कैडेट हैं तो आपकी उम्र और जो 25 साल से ज्यादा है तो आप मैरिड यहाँ पे हो सकते हैं, बट आपकी फैमिली जो है आपके साथ नहीं रहेगी वाइल ट्रेनिंग, और आप भी यहाँ पे छुट्टी लेके ट्रेनिंग के बीच से नहीं जा सकते। तो यहाँ पे फीमेल्स भी ज्वाइन कर सकती हैं, अगर वो विडो हैं तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकती हैं, एंड उनकी फिर से मैरिज नहीं हुई है अगर, एंड अगर वो एक डिवोर्सी है, उनका डिवोर्स, उनके पास डॉक्यूमेंट है डिवोर्स और उन्होंने फिर से मैरिज नहीं की है अभी तक, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकती हैं जो वुमेन है। अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो एज ऑन मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट, जो आपका 10th सर्टिफिकेट होता है, 10th की मार्कशीट होती है, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भी। तो ध्यान रखिए जब भी आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे फिल करें। और साथ ही साथ यहाँ की जो फीस है एग्जामिनेशन की वो बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ पे 200 रुपया फीस होती है हर एक कैंडिडेट के लिए, पर यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस मिलेंगी। तो यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट को और SC और ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है फॉर्म। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम के सेंटर्स की, तो कहां पे आप सेंटर दे सकते हैं। तो यहाँ से हर एक स्टेट से 2-2 यहाँ पे सेंटर्स आपको मिलेंगे ही। शायद आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ से अपना शहर या पे नजदीकी डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जहाँ पे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाता है। सो फॉर्म फिल करने के लिए आप जरूर यहाँ पे www.joinindianarmy.inc.in में जरूर लॉगिन करें, अपनी ID पासवर्ड बनाएं और यहाँ पे लॉगिन करें। अगर आपने पहले ही यहाँ पे इसको ज्वाइन किया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन कीजिए और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जो आता है यहाँ पे, आपका जब CDS एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो आप यहाँ पे अपीयर होते हैं SSB के लिए। सो SSB इंटरव्यू जो है ये अलग अलग जगह पे करवाया जाता है। सो इंडियन आर्मी के लिए SSB इंटरव्यू जो है वो इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला एंड बेंगलोर में करवाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए देहरादून, मैसूर, गांधीनगर एंड वाराणसी में एग्जाम करवाया जाता है, SSB कंडक्ट करवाया जाता है। एंड इंडियन नेवी के लिए बेंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता में आपका ये SSB इंटरव्यू लिया जाता है। सो अगर हम बात करें SSB इंटरव्यू की, तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्टेज 1, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग, जो कि डे 1 पे आपसे करवाई जाती है। तो ऑफिसर्स इंटेलिजेंस एंड रेटिंग टेस्ट किया जाता है यहाँ पे, पिक्चर परसेप्शंस एंड डिस्कशन टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, जहां पे आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और आपको उसके बिहाफ पे कोई स्टोरी या परसेप्शन बनाना होता है, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपका यहाँ पे टेस्ट लेते हैं। जो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कैंडिडेट्स, उनको सेकंड स्टेज में भेज दिया जाता है और बाकियों को यहीं से ही वापस घर रवाना कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के बाद जो डे 2 का इंटरव्यू है प्रोसेस वो स्टार्ट होता है, जहां पे आपको TAT, WAT, SD, SRT यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट विच इंक्लूड्स द TAT, जिसमें थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पे इसको कहते हैं हम स्टेज 2 डे 2। एंड डे 2 में क्लियर होने के बाद आपको डे 3 के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रुप टास्क। तो यहाँ पे डे 3 में आपसे कैंडिडेट हैव टू प्रूव देयर फिजिकल एज वेल एज ए मेंटल पावर. Also, officers like qualities and judged on the basis of their task. The task allotted to candidates including group discussions, military planning exercise, progressive group task, group obstacle race, हाफ ग्रुप टास्क. तो यहाँ से ये सभी टास्क जो है आपसे करवाए जाते हैं ग्रुप टास्क में. यहाँ पे ऑफिसर्स की जो कैडेट्स हैं उनकी टीम बनाई जाती है एंड इन टीम्स को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और आपकी ऑफिसर क्वालिटीज, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज के बेसिस पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाता है नेक्स्ट लेवल के लिए. तो जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं वो डे 4 में एंटर कर जाते हैं और बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ से घर भेज दिया जाता है. तो जो 4th डे जो आपका है, जो कैंडिडेट्स यहाँ से पास होके आए हैं ग्रुप टास्क से, उनसे यहाँ पे IOT और FGT करवाया जाता है. सो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क यहाँ पे IOT एंड कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू प्लस इंडिविजुअल लेक्चरेट यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे आपके इन टास्क के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है. एंड इसके बाद जो यहाँ पे इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हैं इस टास्क में से, उनको डे
4 में भी जाता है जो कि आपका फाइनल डे है, एंड बाकियों को यहीं से ही घर रवाना कर दिया जाता है। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड जो आपका लास्ट यहाँ पे डे होता है, जिसको हम स्टेज 2 का लास्ट कहेंगे, एसएसबी का लास्ट पड़ाव जो है वो है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में आपको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अराउंड एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पे एक ग्रुप पूरा है जो ऑफिसर्स का, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस किसी भी तरह के हो सकते हैं, आपके बिहेवियर पे, आपके फिजिकल अपीयरेंस में, या आपके लिखे गए जो फॉर्म्स हैं, आपके सर्टिफिकेट, उनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अगर हम बात करें विजन के स्टैंडर्ड्स की, तो इंडियन आर्मी कैंडिडेट्स के लिए वो है जो करेक्टेड विदाउट ग्लासेस है वो 6/60 एंड 6/60 होनी चाहिए, दोनों की ही। एंड जो आपकी करेक्टेड ग्लासेस हैं विद ग्लासेस हैं वो 6/6 एंड 6/6 होनी चाहिए। जो लिमिट्स ऑफ मायोपिया है वो -3.50D होना चाहिए, एंड जो लिमिट्स ऑफ हाइपर माइक्रोपिया है वो +3.50D होना चाहिए। एंड अगर बात करें हम बाइनोकुलर विजन की, वो 3 होनी चाहिए, एंड जो बाइनोकुलर विजन कलर परसेप्शन है वो CP 3/3 होनी चाहिए आपकी। सो अगर हम बात करें विजन स्टैंडर्ड्स फॉर द इंडियन एयर फोर्स कैंडिडेट्स, सो यहाँ पे अनकरेक्टेड विदाउट ग्लासेस जो है 6/6 एंड 6/9 होनी चाहिए, एंड करेक्टेड विद ग्लासेस जो है 6/6 एंड 6/6 ओनली फॉर द हाइपरमाइट्रोपिया के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। एंड देन लिमिट ऑफ मायोपिया जो है वो -0.5D होनी चाहिए, एंड जो लिमिट ऑफ हाइपरमाइट्रोपिया है वो +2.0D होनी चाहिए, एंड जो कलर विजन है वो CP 1 होना चाहिए। सो अगर हम बात करें विजन स्टैंडर्ड्स फॉर नेवल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे अनकरेक्टेड विदाउट ग्लासेस जो है वो 6/12 होनी चाहिए, 6/12। एंड अगर हम बात करें करेक्टेड विद ग्लासेस की 6/6 एंड 6/6 होनी चाहिए। अगर हम बात करें लिमिट्स ऑफ मायोपिया तो -1.5D एंड लिमिट्स ऑफ हाइपरमाइट्रोपिया +1.5D। अगर हम बात करें बाइनोकुलर विजन की वो 3 होनी चाहिए, एंड लिमिट्स ऑफ कलर परसेप्शन जो है वो 1 होनी चाहिए। तो बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम लेजर करवा लें, जिसको हम LASK भी कहते हैं, और ये LASK अलाउड है CDS में, बिल्कुल। सो LASK इज अलाउड इन CDS एंट्री प्रोवाइडिंग द ऑपरेशन वाज डन आफ्टर यू अचीव योर 20th ईयर। तो अगर आप 20 साल के बाद ये ऑपरेशन करवाते हैं और ऑपरेशन के बाद आपकी जो विजन है वो करेक्ट रहती है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं आफ्टर LASK ऑपरेशन ऑल्सो। तो आप लेजर के बाद में भी यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज अ डिटेल्ड वीडियो ऑन CDS। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है CDS एग्जाम को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CDS एग्जाम के लिए, तो आप हमारे पनेशिया ट्यूटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे हम डेली अपडेट, यहाँ पे करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट CDS के लिए, और बहुत से इंपॉर्टेंट जो आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड टेक एंड मिसाइल सिस्टम प्लस मिलिट्री जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो आपके लिए यहाँ पे वीडियोस लेके आते हैं। तो आप वहां से भी अपना यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।